तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग 1857 के रिवोल्ट का पूरा बैकग्राउंड पढ़ रहे थे पहले कि क्या, आज हम पूरा उसका मुख्य कारण तो आप लोग सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं 1857 को, लेकिन थोड़ा सा यूपीएससी के लिए अलग से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में एनालिटिकल आंसर होता है। आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एनालिसिस करना आना चाहिए। और एनालिसिस ये है कि जिन कारणों को हम अलग अलग गिनाते हैं कि ये जो कारण थे ये इमीडिएट कॉजेज़ थे, ये मिलिट्री कॉजेज़ हैं, ये पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, ये सोशो रिलीजियस कॉजेज़ हैं, ये इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। तो जो भी हम आर्थिक कारणों की, सामाजिक धार्मिक कारणों की, तात्कालिक कारणों की, इन सब की बात हम लोग करते हैं, सैनिक कारणों की बात करते हैं, उन सब के पीछे एक एनालिसिस ये है कि ये सभी कारण एक ही कारण है, कोई बहुत अलग अलग कारण नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से उसको देखें तो ये सारे जितने भी कारण हैं 1857 की क्रांति के, ये सब आपस में गूंथे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जिन लोगों ने 1857 की क्रांति की थी मुख्य रूप से वो सैनिक थे, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सैनिक थे? पूरी तरह से सैनिक नहीं थे। वो सैनिक आर्थिक कारणों से बने थे, क्योंकि वो किसान थे। अधिकांश समय में उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती थी, इसलिए उन्होंने सेना ज्वाइन की थी मजबूरी में। तो सैनिक कारण भी आर्थिक कारण हुआ। और जो धार्मिक कारण बताए जा रहे हैं वो मजबूरी, जो धार्मिक और सामाजिक कारण की मजबूरी की समुद्र पार नहीं जाएंगे या कारतूस छिलना पड़ रहा है, चर्बी वाला कारतूस छिलना पड़ रहा है, तो ये मजबूरी भी आर्थिक कारणों से ही पैदा हुई है, क्योंकि अगर गरीब नहीं होते तो वहाँ कारतूस छिलने नहीं जाते। और जो तात्कालिक कारण तैयार हुआ है तत्काल, वो भी इसीलिए हुआ है। और राजनीतिक कारण जो तैयार हुए हैं वो भी आर्थिक कारण थे, क्योंकि राजाओं की पेंशन बंद कर दी थी, या तो किसी राजा, नवाब, पेशवा, निज़ाम, उसकी पेंशन बंद हो गई है, या फिर उसके किसी बच्चे को डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो दो बड़ी डॉक्ट्रिन थी, वेलेज़ली का जो है सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, हड़प नीति। इन दो नीतियों की वजह से उनके जो देश हैं, उनके जो राज्य हैं, वो जा रहे थे उनके हाथ से। तो अंग्रेज़ों के साम्राज्य में उनको जाना पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों के साम्राज्य में जाने से क्या नुकसान था? आर्थिक नुकसान था। उनको अब टैक्स नहीं मिल पाएगा, टैक्स सारा किन के पास जाएगा? अंग्रेज़ों के पास जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो 1857 की क्रांति है पूरी अर्थव्यवस्था के आसपास घूमती है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो पूछेगा वहाँ से कि कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होना, या हम लोग जो उपनिवेश होते जा रहे थे, या जो कमजोरी होती जा रही थी, तो वो कुल चाहे जितने भी कारण हों, उन सभी कारणों के पीछे तो आपको अलग अलग कारण भी गिनाने हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, उनको अलग अलग गिनाना है। 4-4, 5-5 कारण सभी में लिखने हैं, और फिर उन सभी को जोड़ कर करके बताना है कि ये दरअसल अर्थव्यवस्था का कारण था। तो ये आपको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो दृश्य बदलेगा। फिर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक एक जगह की बात हमको करना है। तो एक एक जगह का बैकग्राउंड देखिए। आपको किसी का राज्य पता है, डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट पता करने की कोशिश कीजिए कि वो स्थान कहाँ पर है। जगदीशपुर, जैसे बिहार में जगदीशपुर, तो जगदीशपुर कौन से जिले में आता है अभी? कुंवर? हाँ। तो आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल जो आपको उसकी ज्योग्राफी है वो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उसके भी कारण, उसके प्रत्यक्ष लोकल कारण हैं, उसके कोई आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के कोई राष्ट्रीय कारण नहीं है।
उसके कारण है वो लोकल कारण है। झांसी की रानी का जो नारा था, उसका जो बैटल क्राई था, उसने लिखा बोला था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो वो एक लोकल कारण है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यानी कि झांसी अंग्रेजों के पास नहीं जाएगी। ठीक है, लखनऊ का अपना एक लोकल कारण है, बेगम हजरत महल। और जो हम जगदीशपुर की बात कर रहे थे उसका लोकल कारण है, कानपुर के नाना साहब पेशवा हैं उनका लोकल कारण है। तो इन कारणों से यहाँ पर तो हुआ ये था कि एक तो अचानक से स्पॉन्टेनियस ये हो गया, एक तो बैरकपुर में हुआ जहाँ मंगल पांडे के उसको इतना गुस्सा आया, क्योंकि देखिए क्या है कि रिलीजियस और सोशल रीज़न कई बार लोग लिखते हैं, ये वाला नहीं लिखते, लेकिन कास्टिज्म भारत में बहुत था, पहले भी बहुत, और पहले और ज़्यादा रिजिड था। उस समय में कास्टिज्म ज़्यादा होने की वजह से, जातिवाद ज़्यादा होने की वजह से, तो जब इंसल्ट होती थी कि आप तो बड़े ब्राह्मण हैं, आप तो फलाने हैं, और आप तो वहाँ देखो गाय छील रहे थे मुंह से, है ना, कारतूस छील रहे थे, मतलब उधर पठान जो थे वो मुसलमानों में ऊंची जाति होते थे, उनको भी चिढ़ाया जाता था। इधर क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को चिढ़ाया जाता था कि देखिए आप ऊंची जाति से होकर के भी गाय का मांस खा रहे हैं। तो वहाँ, या फिर गोरा अंग्रेज आदमी जो ऑफिसर है वो इंसल्ट करता था, डांट लगाता था, सजा देता था, और सजा देता था तो उसी के गांव का छोटी जाति का आदमी भी वहाँ सैनिक है और वो देख रहा है उसको। तो ये जो भारत का जातिवाद सामाजिक है वो वहाँ पर भी उसको इंसल्टिंग फील कराता था। इस वजह से उनको गुस्सा है, और मंगल पांडे का गुस्सा तो इतना ज़्यादा है कि उसने गोली मार दी, उसने तो अपने कमांडर को मार ही दिया, ख़त्म ही कर दिया। और ठीक यही चीज़ जो है फिर मेरठ में हुई। मेरठ में लोगों ने सीधा सीधा पहले तो प्रोटेस्ट किया और कहा कि हम ये नहीं करेंगे, एक तरह का असहयोग था, है ना। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा, मैं अभी बीच में एक लेक्चर में सुना रहा था जब मैं गांधी शुरू कर रहा था, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में ही आगे का हिस्सा पढ़ा रहा था, तब मैं बता रहा था कि असहयोग और सविनय अवज्ञा दोनों को समझने की ज़रूरत है। असहयोग कब होगा और सविनय अवज्ञा कब होगी। तो सविनय अवज्ञा का मतलब ये होता है कि एक तो आप पलायन कर जाए, उस जगह से आप गायब हो जाएं, तो वो असहयोग है। ठीक है, वो असहयोग है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि नवाज शरीफ का जो दामाद है उसको अरेस्ट करने की जब बात आई तो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत का जो डीजीपी है उसने और तमाम पुलिस ऑफिसर जितने भी पाकिस्तान के थे सिंध प्रांत के, उन सब ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, एक साथ इस्तीफा दे दिया कि हम इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस्तीफा दे दिया मतलब 10 दिन की छुट्टी पे चले गए, मना कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये असहयोग का एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे असहयोग। ठीक है, कि उल्टा बोल रहा हूँ, ये सविनय अवज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरा, अगर उसको छोड़ देते वो, अगर, हाँ सॉरी, वो छुट्टी पे चले गए, ये असहयोग का एग्जाम्पल है। और अगर मान लिया जाए वो छुट्टी पे नहीं जाते और ड्यूटी पे रह करके मना कर देते, ड्यूटी पे रहते हुए ही मना कर देते कि हम इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, तो ये सविनय अवज्ञा होती। तो गांधी का जो सविनय अवज्ञा जो सेकंड फेज है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, और मंगल पांडे और इन्होंने क्या किया, वो सविनय अवज्ञा जैसा था। और जब इधर चल रहा था मेरठ छावनी में एक तरह का वो असहयोग कर रहे थे, इस वजह से उनको बाहर कर दिया। लेकिन अंग्रेज वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया, उनके लिए कोर्ट मार्शल बिठाया, और कोर्ट मार्शल का जो फैसला हुआ वो बड़ा खतरनाक था। उन सबको जेल हुई, उन सबको हार्ड इम्प्रिजनमेंट हुआ, यानी कठोर कारावास, और उनके कपड़े उतार करके उनकी परेड कराई गई जेल तक मेरठ में। तो उससे उन सबको गुस्सा आया, उन्होंने फिर वो जेल तोड़ दी और अपने कमांडर्स को मार दिया। बस वो रुके नहीं, अब वहाँ रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि दूसरी फौज आएगी अंग्रेजों की, दूसरी जगह से आएगी। अब वहाँ के लोगों को तो उसने मार दिया उन लोगों ने। अब वो सीधा फिर दिल्ली आए, और दिल्ली आकर के बहादुर शाह जफर, वो 9 तारीख को हुआ, और वो सीधा वहाँ से फिर 9 मई को हुआ, और 9 मई को और 10 मई को यहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। और उन्होंने घोषणा कर दी, बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे नेतृत्व करिए, हमारे नेता बन जाइए,
1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। लेकिन वो तो इतने बूढ़े थे, तो उस जगह पर जो सैनिक जो काम कर रहा था उसका नाम था जनरल बख्त खान। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल बख्त खान ने किया था। ठीक है, तो आपके लिए ये पूरी जो स्टोरी है, ठीक है। अब ये क्रांति की चिंगारी आपको जून तक पहुंचते पहुंचते कानपुर पहुंचेगी, फिर ऐसे तो पूरा यानी 1 महीने के अंदर अंदर ये नर्मदा के आसपास तक आ गई, यहाँ तक आ गई, खंडवा तक आ गई। नर्मदा के उस पार दक्षिण भारत में कोई बहुत 1857 की क्रांति का ज़्यादा असर नहीं है। तो दक्षिण भारत अछूता है, जमींदार लगभग अछूते हैं। कुछ एक लोगों ने अपना आवाज़ उठाया है, जमींदारों ने कोई सहयोग नहीं किया, इंटेलेक्चुअल लोगों ने भी सहयोग नहीं किया। 1857 की क्रांति में बुद्धिजीवी लोगों का भी कोई योगदान नहीं था। उनका मानना था कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह है और वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। सैलरी 3 गुना कम थी, तो ये कारण था। बहुत सारे कारण थे, पर वो निजी कारण माने गए, राष्ट्रीय कारण नहीं माने गए। और हम क्यों जुड़े इस आंदोलन से? अंग्रेजों को भद्र लोग ही माना जाता था, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे लोग। और ऐसे समय में सर सैयद अहमद खान ने तो लिखा भी कि मुसलमानों ने कोई सही, हालांकि जब आप वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो वहाबियों ने विरोध किया था, सैयद अहमद बरेलवी और भी कुछ और ऐसे आंदोलन थे मुसलमानों के जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। लेकिन सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन है वो इसी आधार पे था कि हम अंग्रेज़ों के सहयोगी हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे। और लास्ट तक मुस्लिम लीग का यही रवैया रहा, वो हमेशा कांग्रेस के साथ नहीं रहते थे। मुस्लिम लीग हमेशा किसके साथ रहती थी? अंग्रेज़ों के साथ रहती थी। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में मान के चलिए, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है और मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है। उनकी मान्यता यह है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, कांग्रेस के साथ रहना है मतलब मुसलमानों के साथ विश्वासघात करना है। स्वतंत्रता के बाद में उसकी छवि बदली है कांग्रेस की। स्वतंत्रता के पहले हिंदू होने का मतलब कांग्रेसी होना था, उल्टा है। अभी उसका उल्टा बना दिया गया है, लेकिन पहले हिंदू होने का मतलब कांग्रेसी होना था। कांग्रेस में जा रहे हैं मतलब आप हिंदू हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो है वो कतई नहीं चाहते थे कि मुसलमान कांग्रेस में जाएं। इसीलिए वो अपना अधिवेशन, जो मुस्लिम अधिवेशन है, वो उसी दिन रखते थे जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन होता था। जानबूझ करके रखते थे ताकि मुसलमान जो है वो कांग्रेस में न जा सके। और बदरुद्दीन तैयब जी का भी विरोध किया उन्होंने। जब बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह किया, विरोध किया। तो सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी कि मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था 1857 की क्रांति में, हम अंग्रेज़ों के साथ थे। इसके ऊपर पूरी किताब लिख के उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और अंग्रेज़ों को एश्योर किया कि हम आपके साथ हैं, मुसलमान कभी भी अंग्रेज विरोधी नहीं हो सकता। ये बात उसने कही। मोहम्मद अली जिन्ना कंफ्यूज ही रहे पूरे टाइम। शुरुआत में तो बहुत राष्ट्रवादी रहे, यहाँ तक कि तिलक का उन्होंने केस भी लड़ा, बाल गंगाधर तिलक का, और कांग्रेस के सारे अधिवेशनों में जाते थे और उनको काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त था। लेकिन बाद में वो मुस्लिम लीग में गए। ठीक है, तो खैर, तो ये जो पहलू है इस चीज़ को समझिए। ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 1857 की क्रांति, आपने कई जगह लेक्चर सुने होंगे, 1857 की क्रांति पढ़ी भी होगी, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका, ये डिफरेंट है। ये हम लोग अलग तरह से तारों को बुन रहे हैं। ठीक है, तो कारणों में आप एक एक जगह की क्रांति लिखिएगा। झांसी की भी लिखिएगा, जगदीशपुर की भी लिखिएगा, लखनऊ की लिखिएगा, दिल्ली की लिखिएगा, मेरठ की लिखिएगा और कानपुर की लिखिएगा। कानपुर का मैंने आपको बताया कि सती चौरा मैसेकर, सती चौरा घाट का मैसेकर है ना, बीवी का घर का मैसेकर, 2 मैसेकर बहुत बड़े, 2 बड़े हत्याकांड है। हत्याकांड कहें या जो भी हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को मारा गया है। मैंने आपको पिछली बार बताया था सती चौरा घाट का जो है मैसेकर, जो हत्याकांड है वो क्या है। व्हीलर जो था, क्यू व्हीलर जो था, वो वहाँ का कमांडर इन चीफ था, कमांडर था कहें कानपुर का, और वो लगभग दोस्त भी था एक तरह से नाना साहेब का। लेकिन बाद में जब विद्रोही आए वहाँ पर 1857 की क्रांति के सिपाही, जब वहाँ सिपाही वहाँ प्रवेश कर गए कानपुर में,
तो नाना साहब ने उनका नेतृत्व किया, नाना साहब ने, और तात्या टोपे उनके साथ थे, नाना साहब के साथ। तो जो व्हीलर था उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये आदमी ऐसे कैसे बदल सकता है, ये मेरे साथ था। और व्हीलर चाहता था कि तो व्हीलर ने एक सीज किया और वहाँ एक जगह पर अपने लोगों को रखा जहाँ पर वो सुरक्षित थे। लेकिन जिस जगह पर पुराना एक हॉस्पिटल जैसा था, डिस्पेंसरी थी, उसमें उसने रखा कानपुर में। वहाँ जब खाना ख़त्म होने लगा और ये सब परिस्थितियाँ ऐसी हुई तो उन्होंने फिर इलाहाबाद फ़ोन कांटेक्ट किया, और इलाहाबाद से जो सेना थी वो लगभग उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप इलाहाबाद आ जाइए, या फिर हम आपको लेने के लिए आते हैं, जो भी उनकी बातचीत हुई। तो नाना साहब को जब बात पता चली तो उन्होंने एक पेशकश की कि देखिए ऐसा है कि हम आपको छुड़वा देते हैं वहाँ तक, और ख़ास करके महिलाएं बच्चे हैं आपके साथ में, तो उनको हम छुड़वा देते हैं। तो अंग्रेज़ों ने गलती ये की कि सबसे पहले उन्होंने नावों में महिलाओं और बच्चों को बिठाना था, वो खुद ही बैठ गए। उन्होंने सोचा जब दोबारा बाकी की बची नावें रहेगी उसमें फिर महिलाएं और बच्चे आएंगे, पहले हम सुरक्षित होकर के पहुंच जाते हैं। तो ये जब वो कर रहे थे तो तात्या टोपे और उनकी टीम ये सब देख रही थी ना, तो उन्होंने वहीं से फायरिंग की और उनको सबको मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो मैसेकर था इसको बोलते हैं सती चोरा घाट का मैसेकर, जान नावें लगी हुई थी। और कानपुर की दूसरी घटना यह रही कि जो लोग बच गए थे उनको फिर नाना साहब और सब लोग जो है महिलाओं और बच्चों को लेके आ गए, और इन महिलाओं और बच्चों को बीवी का घर एक जगह थी जहाँ महिलाओं के रुकने की व्यवस्था थी, उसमें उनको ले जाके रख दिया। और वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, गणिका थी, या यूँ कहें कि जो तवायफ थी, उसको उसकी जिम्मेदारी दे दी कि तुम इसकी सुरक्षा करोगे और ये करोगे। लेकिन पूरी घटना में ये हुआ कि अंततः उनको बंधक बना के इसलिए रखा गया था, महिलाओं और बच्चों को, ताकि अंग्रेज जब कभी भी आक्रमण करेंगे वापस तो हम इनके साथ बार्गेनिंग करेंगे, सौदा करेंगे कि अगर तुम्हारे बीवी बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम सरेंडर करो या फिर भाग जाओ। तो हम इसलिए उसको बंधक बना के रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो तवायफ थी उसने उसको मारने का आदेश दिया सब लोगों को, तो सारे महिलाओं और बच्चों को सबको मार दिया। पहले तो 4 पुरुष थे उनमें, तो 4 पुरुषों को बाहर ले जा करके उनको मार दिया। बाद में फिर कत्लेआम हुआ। तो पर ये जो घटना हुई इसकी वजह से फिर अंग्रेज आग बबूला हो गए, और फिर इलाहाबाद से और सब जगह से फोर्स आना शुरू हो गई अंग्रेजों, क्योंकि अब उनके पास तो बार्गेनिंग करने के लिए कुछ था नहीं। तो फिर नाना साहब को नेपाल भागना पड़ा। तो कानपुर का जो ये पूरा घटनाक्रम है 1857 का, ये सिखाता है कि कैसे जो है इस युद्ध में पराजय हुई और कैसे जीत सकते थे और क्या कर सकते थे। तो थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी जो है वो बहुत महंगी पड़ी। और बाद में जब व्हीलर के बदला लेने के लिए और उस लोगों का बदला लेने के, बीवीगढ़ का मैसेकर और सती चोरा घाट का मैसेकर, दोनों हत्याकांडों का बदला लेने के लिए जो अंग्रेज आए, तो उन्होंने इतना कत्लेआम मचाया, पूरा कानपुर शहर जो है वो शमशान हो गया था, भूता हो गया था, बिल्कुल हॉन्टेड सिटी। जहाँ जहाँ लाशें फांसी पे लटका दिया, पेड़ों पे सब जगह लटकाया हुआ था लोगों को। पूरा कानपुर जो था भयावह था। और ज़बरदस्ती हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया गया मंदिर के सामने ले जा करके। इससे बीवीगढ़ का मैसेकर जहाँ हुआ था, वहाँ जो बच्चों का और महिलाओं का जो खून पड़ा हुआ था उसको भी साफ उन लोगों से करवाया गया कि इसको साफ करो, साफ करो। उनको उनसे चटवाया गया, उनसे उनके मुंह में ज़बरदस्ती मुसलमानों के मुंह में सूअर का मांस ठूसा गया। बताओ, अब हो तुम मुसलमान, हिंदुओं के मुंह में गाय का मांस ठूसा जनरल ने कि बताओ तुम हो हिंदू, अब बोलो हिंदू हो, कहाँ चला गया तुम्हारा धर्म, अब देखो तुम खा रहे हो ना गाय। ये क्योंकि वो जो मना किया था ना कि कारतूस नहीं छिलेंगे, बहुत भयंकर था। तो अंग्रेजों की नृशंसता भी देखने लायक थी उस समय में, और ये भी बहुत ही खतरनाक था। तो ये भयावहता मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ह्यूरोज व्हीलर उधर था, ह्यूरोज इधर झांसी की रानी के साथ था। झांसी की रानी की कहानी तो आपने मणिकर्णिका मूवी अगर देखी होगी तो उसमें क्लियर हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है ना। शॉर्ट में आप देख सकते हैं, नहीं तो विकिपीडिया पे जाके प्लॉट पढ़ सकते हैं उसका। तो मणिकर्णिका झांसी की रानी का बचपन का नाम था मनु। मणिकर्णिका से उनका घर का नाम था मनु।
और नाना साहब के जो जहाँ गोद रहे थे उनके जो पिता थे एक तरह से बाजीराव सेकंड, वो उसको बहुत प्यार करते थे और उसको छोटी बच्ची थी तब से ही उसको अपना साथ रखते थे। और नाना साहब और तात्या टोपे के साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, घुड़सवारी और धनुष चलाना सब उनने उनके साथ ही सीखा था। नाना साहब भी उनकी ही उम्र के थे लगभग, और तात्या टोपे भी थोड़े सीनियर थे तात्या टोपे। तो इन लोगों ने साथ में ही युद्ध कला सीखी थी। और फिर उनकी शादी जो है वो गंगाधर राव से हुई, निवालकर जो झांसी के राजा थे। कुछ ऐसी बीमारी उनको, एक बच्चा हुआ लेकिन वो उसका नाम दामोदर राव रखा और वो बच्चा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया तो वो चल बसा। थोड़े समय बाद उनके पति को कोई बीमारी हुई तो वो भी रिकवर होने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें भी एक तरह से दुनिया से जाना पड़ा। और हड़प नीति डलहौजी की जो थी उसके हिसाब से ये तय था कि अब राज्य जो है वो अंग्रेज़ों के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली से एक बच्चा अडॉप्ट किया था, उसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव रखा। अपने बच्चे का जो नाम था वही नाम फिर उन्होंने वहाँ रखा, दामोदर राव। लेकिन उस फैमिली का बच्चा जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको राज्य जो है वो देना पड़ेगा, मतलब हड़प नीति के तहत वो विलय करना पड़ेगा, एक तरह का सब्सिडरी अलायंस लागू हो जाएगा और हड़प नीति लागू हो जाएगी। उसी का विरोध करने के लिए फिर वो युद्ध में उतरी थी। और आपको पूरी स्टोरी पता है कि किन्ने साथ दिया था, किन्ने नहीं दिया था, क्या हुआ था। लेकिन उनके घोड़े की खूब चर्चा होती है। कविता आपने सुनी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। और कालपी नाम की जगह पर हीरोज ने जो है युद्ध में वो घायल हुई और उन्होंने फिर कुल मिलाकर के अग्नि में अपना संस्कार खुद ही किया, क्योंकि उन्होंने चिता पहले से ही सजा के रखवाई हुई थी। उनको पता था कि मैं जब घायल होकर लौटूंगी तो मेरे पास समय नहीं होगा, तो मुझे सिर्फ आग में कूदना है सीधा जाके। तो पहले से ही पूरी तैयारी थी उनकी। और उसका कारण था कि वो अपने शरीर को अंग्रेज़ों को हाथ में नहीं पड़ने देना चाहती थी। और ये बात फिर जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा, उसमें से हीरोज खुद लिखता है कि एक बहुत अच्छा कोट है हीरोज का झांसी की रानी के बारे में, कि ये युद्ध जो था वो एक तरह का स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह जो भी था, ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह जो है वो एक तरह से एक आदमी ने शुरू किया था। मेन बोला उसने, बोले ये विद्रोह जो हुआ था ये आदमी ने शुरू किया था। और वो आदमी जो थी वो औरत थी। वो आदमी जो था कौन थी? औरत थी। तो इंदिरा गांधी याद आ रही है मुझे। झांसी की रानी के लिए ये है ना, जैसे इंदिरा गांधी के लिए आयरन लेडी यूज़ किया जाता है, वैसे ये कोड जो है उनके लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, हाँ, एकमात्र पुरुष, हाँ यस, एकमात्र पुरुष था जिसने, हाँ पढ़िएगा, वो मुझे दरअसल इंग्लिश में याद है, वो इसका याद नहीं आ रहा, हिंदी में नहीं निकला। वो एक नारी थी, जरूर आप उसको जरूर लिखिएगा उसको, है ना। और हो सके तो सुभद्रा कुमारी की चौहान की जो कविता है झांसी की रानी वाली, उसकी 4 पंक्तियां जरूर दे दिया कि जब मेंस में कभी लिखें तो 4 पंक्तियां दे देंगे, बड़ा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आंसर डिज़ाइन में भावनात्मक पक्ष को उतना मजबूत नहीं रखते, लेकिन फिक्चुअल में या तो फिर इतनी कलाकारी हो, फैक्ट्स इतने सारे हो हमारे पास, तो फिर इमोशनल वाला पार्ट नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन फैक्ट्स हमारे जब कमज़ोर होते हैं तो ये अच्छा मेकअप करता है, ये फ़ायदा करता है इमोशनल वाला पार्ट। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि बैलेंस रहे। दरअसल हम लोग जो मेंस देते हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक ही जैसा आंसर पहले से ही तैयार होता है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं होता हमारा आंसर एक तैयार होता है। 1857 की क्रांति पे कुछ पूछेगा तो मैं ये आंसर लिखूंगा। 1857 की क्रांति का क्वेश्चन का पुछल्ला जो है, नीचे पीछे का जो टैग है, वो क्या है, वो क्या बोल रहा है? विश्लेषण करने के लिए कह रहा है, वर्णन करने के लिए कह रहा है। वर्णन में और विश्लेषण में अंतर है। अगर वो डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है या एनालाइज करने के लिए कह रहा है या एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, फिर एक्सप्लेन फिर डिफरेंट हो जाएगा, समझाना।
और या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, कभी वो बोलता है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, फिर डिफरेंट हो जाएगा। और कारणों का विश्लेषण कीजिए, फिर डिफरेंट हो जाएगा। युद्ध का विश्लेषण और कारणों का विश्लेषण में फिर अंतर आ जाएगा। प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, तब फिर डिफरेंट होगा। तो हम लोग जो है लैंग्वेज के ऊपर आंसर नहीं लिखते हैं। हमारी लैंग्वेज एक तैयार होती है कि अगर ये क्वेश्चन देखा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं और उसी आंसर को लिख के आते हैं क्योंकि वो हमको याद है। ठीक है, गूगल क्या करता है बताओ? गूगल क्या करता है? आप जो पूछते हो उसका आंसर देता है या उसका खुद का आंसर देता है? हाँ, जो पूछते हैं उसका आंसर। हाँ, नहीं करते। तो दरअसल हम लोगों को वो करना आना चाहिए। ठीक है, फिर यस, हाँ, समालोचनात्मक मूल्यांकन में क्या करना पड़ता है कि प्रोज और कॉन्स लिखने के बाद में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के बाद में एक बैलेंस्ड व्यू लिखना पड़ता है। हाँ, संतुलित दृष्टिकोण। हाँ, पहले आप लिख रहे हैं सकारात्मक, फिर नकारात्मक लिख रहे हैं, फिर संतुलित दृष्टिकोण, तो ये समालोचनात्मक हो गया। ठीक है, दोनों लिखा और फिर बाद में आपने उसका बैलेंस व्यू लिख लिया। आलोचनात्मक में आप सुझाव लिखते हैं, आलोचना करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फिर आप अपने सजेशंस लिखते हैं कि इसको ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए। अंतर समझ में आ गया? हाँ, समालोचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? आलोचना करके छोड़ना नहीं है, फिर उस आलोचना में आपने जो किए जिनकी वो कारण समाप्त कैसे होंगे, क्योंकि उन कारणों की वजह से आप आलोचना कर रहे हैं, तो वो कारण कैसे रिमूव होंगे, उन कारणों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको सजेशन में देना पड़ेगा। रेमेडीज, मेजर्स, उपाय, आपको उपाय सुझाव इस रूप में देना पड़ेगा। केवल आलोचना करके छोड़ देंगे तो फिर आप आलोचक हो जाएंगे और आप विरोधी भी हो सकते हैं। अगर सरकार के खिलाफ है तो आप विरोधी कहलाएंगे। तो सरकार की कोई योजना की अगर आलोचना करनी है तो लास्ट में आपको सुझाव देना है। आलोचनात्मक तरीका नहीं होता उसका, सुझाव का तरीका होता है। आप ये नहीं कहते कि ये गलत किया है, आप कहोगे ऐसा करना चाहिए, उसमें आलोचना हो गई। आगे सुन, जब आप कई माता पिता जो है डांटने का तरीका उनका ऐसा नहीं होता कि तुमने ये क्यों किया, वो क्या किया, वो बोलते तुमको ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आप डांट हो गई उसके अंदर। कुछ बात समझ में आ रही ना? डांट अपने आप हो गई। उससे जो दरअसल सीधा डांटने से दिक्कत ये आती है कि बच्चा माता पिता को दुश्मन मानने लगता है और उसको लगता है कि इन्होंने मेरी इंसल्ट की है, इन्होंने मुझे डांटा है, मुझे हर्ट किया है और बहुत सारे लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, और वो दूसरी तरफ चला जाता है। मुद्दा जो सुधार वाला है, जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, जो सुधार आना चाहिए, वो नहीं होता, वो गलती बनी रहती है। उसके बजाय ये बोलना चाहिए कि ये इस तरह हो सकता था या इस तरह से होना चाहिए आगे से। तो उसमें वो उस पर विचार करता है कि इन्होंने डांटा नहीं है बल्कि इन्होंने मुझे एक रास्ता बताया। उसमें क्या, उसको रास्ता तो पता चलता ही नहीं है। इसलिए बच्चे को किस तरह से डांटना चाहिए, वैसे आपको सरकार को डांटना है अगर सरकार के खिलाफ है तो। खास करके समालोचनात्मक जो आता है या आलोचनात्मक आता है तो उसमें ये लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सीधा एकदम पत्थर मार लैंग्वेज नहीं होती कि आप पत्थर मार रहे हैं, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं करना। चलिए, मुझे लगता है वो चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं प्रभाव और मूल्यांकन, उसी पे आ जाते हैं। क्या प्रभाव पड़ा, परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि इससे अंग्रेजों को फायदा हो गया। एक तरह से भारतीयों को फायदा नहीं हुआ बल्कि अंग्रेजों को फायदा हो गया। उनको 90 साल और रुकने का तरीका समझ में आ गया ना। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को फायदा ये हुआ कि हमें क्या क्या डूज और डोंट्स पता चल गए, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी हम क्या क्या न करें ताकि 1857 जैसी क्रांति ना हो, ये पता चल गया उनको। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जब हम बात करते हैं इलाहाबाद में, जब कैनिंग ने उनकी उद्घोषणा पढ़ी रानी विक्टोरिया की, तो उसने क्या बोला, उसने कहा कि
अब हमारा सबसे बड़ा तो प्रभाव यही पड़ा कि रानी नहीं चाहती कि भारत के किसी राज्य को हम छीनें। हम ब्रिटिश साम्राज्य में किसी को नहीं मिलाना चाहते, हम ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाना नहीं चाहते, हम ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं फैलाना चाहते। एक दूसरी चीज, हम अब किसी भी भारतीय को के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। वो अपने हिसाब से रहे, उसके रीति रिवाज, प्रथाएं, कस्टम्स, रिचुअल्स वो अपना निभाए। दूसरा, जो भेदभाव वाली बात आती है कि यूरोपियंस और इंडियंस में भेदभाव होता है, तो अब हम इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा सभी जगह। खास करके सिविल सर्विसेज की शुरुआत हो गई, सिविल सर्विसेज एग्जाम होगी और एक तरह से सभी लोगों को मौका मिलेगा और भारतीय भी सिविल सर्विसेज में आ सकेंगे, आईएएस बन सकेंगे। उस समय आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो वो भी सिविल सर्विसेज में भाग ले सकेंगे। ये सारी चीज़ें महारानी विक्टोरिया की घोषणा में थी और उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नर जनरल है अब वो वायसराय होगा और कंपनी का काम जो है अब शासन नहीं रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब काम शासन करना बिल्कुल भी नहीं रहेगा, शासन सीधा रानी विक्टोरिया के नाम हो जाएगा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का होगा। और उसके प्रतिनिधि के तौर पे लॉर्ड कैनिंग जो है वो वायसराय होंगे। वायसराय वर्ड को वायस रॉयल्टी से जानिएगा, रॉयल्टी, रॉयल मतलब राजा। एक रॉयल, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो रॉयल और वाइस रॉयल, तो उससे वो वाइस रॉय बना, ठीक है, वाइस रॉय यानी कि वाइस रॉयल्टी, यानी राजा का उपराजा, राजा का प्रतिनिधि, और वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो यहाँ जब क्वेश्चन आते हैं तो उस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते हैं कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, अभी हमने भारत का वर्ड बोला है, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन, माउंटबेटन आखिरी वायसराय। 1947 तक वो वायसराय था, बाद में 1 साल जो था वो गवर्नर जनरल था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 1 साल तक गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। 1 साल बाद हमने फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपाल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? परतंत्र भारत में 1857 से पहले अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और पहला वायसराय कैनिंग, क्योंकि दोनों कैनिंग ही थे, वही था ना कैनिंग। 57 के बाद 58 में, अब अंतर समझ में आ गया। तो जब पहला गवर्नर जनरल बोलेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो उधर जाएगा, वहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि वो बंगाल का नहीं रहा, क्या बन गया था? भारत का। 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे तब डिफरेंट आएगा, और बंगाल का गवर्नर बोलेंगे तब डिफरेंट आएगा। तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्रता पूर्व, तो वो कैनिंग। फर्स्ट वायसराय कैनिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यस सी राजगोपालाचारी। कितने तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि माउंटबेटन यहाँ का गवर्नर जनरल था और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल थे जिन्ना। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो 14 अगस्त को वो गवर्नर जनरल बने, मोहम्मद अली जिन्ना। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान। माउंटबेटन जिन्ना क्या थे? गवर्नर जनरल, यानी वो माउंटबेटन के इक्वल था। जिन्ना जो था वो किसके इक्वल था? माउंटबेटन। लेकिन जॉर्ज 6
राजा कौन था? जॉर्ज 6, उनका मोनार्क था। पाकिस्तान मोनार्क के तहत ही था, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी, संविधान सभा नहीं थी। 1976 में पाकिस्तान का संविधान बना, 72 में, 25 साल बाद। हाँ 50 साल बाद, हाँ 76 में, 50 साल बाद लगभग, देख लेना। मतलब हमारा संविधान बन गया 50 में, क्योंकि 46 में हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना ली थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने, संविधान सभा हमारे यहाँ 46 में बन गई थी। उस समय वो पाकिस्तान की भी संविधान सभा थी, लेकिन 14 अगस्त को जब वो पाकिस्तान अलग हुआ, उससे पहले ही वो संविधान सभा से अलग हो गया था। तो उन्होंने अपनी संविधान सभा फिर बाद में बनाई, और बाद में वो 76 में तब जाकर 25 साल, हमारे से 25 साल बाद संविधान बना। फिर वहाँ इलेक्शन हुए, वो इस तरह से इलेक्शन हुए जो हमारे रिपब्लिकन ये जो तरीका है, ठीक है। तो उनका रिपब्लिक डे और वो भी देखने की कोशिश, इससे आपको आइडिया लगेगा, वो वहाँ का बताने से आपको आइडिया लग गया कि यहाँ गवर्नर जनरल था, कौन था? माउंट बेटन। हाँ, तो थोड़ा करिए तैयारी। तो यही दिमाग खोलने वाली बात है। जब आप कॉम्पेरेटिव पढ़ते हो तो फिर असली में दिमाग खुलता है, ऐसे नहीं होता, यहाँ पढ़ने से नहीं होता, ठीक है। तो एक तरफा नहीं पढ़े, कॉम्पेरेटिव पढ़े, एनालिटिकल पढ़े, यही एनालिसिस है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ 1858 के एक्ट में? 1858 के एक्ट में ये हुआ कि जो हमने बोर्ड ऑफ, वहाँ जो लिखा हुआ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अब वहाँ पर एक मिनिस्टर हो गया, जिसको बोलते हैं भारत सेक्रेटरी, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया सचिव हो गया। और उसके तहत एक 15 लोगों का एक काउंसिल हो गया, है ना। भारत परिषद हो गई और इंडिया काउंसिल हो गई, और उस इंडिया काउंसिल में 15 लोगों को भर्ती कर लिया। और ये 15 लोग वो थे जो कॉन्वेनेटेड सर्विस में थे, और कभी न कभी भारत में उन्होंने 10 साल की मिनिमम सेवा की हो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, बल्कि वायसराय के सपोर्ट के लिए, वायसराय की हेल्प के लिए 15 लोगों का काउंसिल, और वहाँ के भारत सचिव के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए, जो इंग्लैंड में बैठा रहेगा। तभी मॉर्ले मिंटो जब आप पढ़ते हो तो मिंटो यहाँ वायसराय है, और मॉर्ले क्या है? भारत सचिव है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भारत सचिव मॉन्टेग्यू है, चेम्सफोर्ड कौन है? हाँ, वायसराय है। तभी हम मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये बोलते हैं ना, क्योंकि भारत सचिव वहाँ से संचालन करेगा, यहाँ पर वायसराय करेगा। और वायसराय के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर भी हैं, कुछ इमरजेंसी पावर भी हैं, जिसके लिए उसको कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उससे या फिर काउंसिल से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने मेंबर से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि 1858 में अब हम थोड़ा सा भारतीयों के प्रति नरम रुख रखेंगे। और उसका अगला डेवलपमेंट ये हुआ कि 1861 में जब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहलाता है, 1858 क्या कहलाता है? चार्टर एक्ट नहीं कहलाता, अब उसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम। लेकिन 1861 का जो एक्ट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भारतीय परिषद अधिनियम। वो उन 15 लोगों की जो काउंसिल है उसका बनाया हुआ एक्ट है, इसलिए उसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और वहाँ उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों को गैर सरकारी सदस्य, है ना, गैर सरकारी सदस्य जो है हम हमारे यहाँ शामिल करेंगे। नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं होंगे, ऑफिशियल मेंबर्स नहीं होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और उनको हम जो है वायसराय की कार्यकारिणी में उसमें रखेंगे। वहाँ पर वो कार्रवाई देख सकेंगे, वो केवल देख सकते थे। तो कौन कौन वो 3 सदस्य थे वो कंपटीशन में आता है, तो पूछ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। 1861 में मेजर चेंज तो यही था। उसके बाद जो हम लोग 1857 की क्रांति का प्रभाव और जो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा उस तरह का प्रभाव तो नहीं है कि एकदम बहुत बड़ी क्रांति छिड़ गई है ये, लेकिन हाँ भारतीयों को एक एहसास तो हो गया कि अंग्रेज़ों से मतलब दबाव में काम कराया जा सकता है। एक एहसास तो पहली बार हुआ है कम से कम, है ना। बाकी विचार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर तमाम इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है 1857 की क्रांति के बारे में, कौन असफल बताता है, कौन। सबसे इम्पोर्टेंट है विनायक दामोदर सावरकर की किताब
वीडी सावरकर की किताब सबसे इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग फैन थे वीडी सावरकर के, यहाँ तक कि भगत सिंह भी, और तमाम उधम सिंह और तमाम जो जितने क्रांतिकारी थे, मदन लाल धिंगरा, पंजाब के, महाराष्ट्र के, पंजाब बंगाल के सभी लोग क्रांतिकारी, जितने क्रांतिकारी थे एक किताब लेके घूमते थे, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने उसको फ्रीडम स्ट्रगल कहा था। बाकी सब लोग उसको सिपाही म्यूटेनी और विद्रोह यही सब कह रहे थे कि ये तो एक ऐसे ही था। कुछ लोग किसानों का विद्रोह भी बोलते थे, क्योंकि सिपाही तो वास्तव में तो किसान ही थे, ठीक है। तो सब अलग अलग कमेंट करते थे, अंग्रेज अपने अलग तरीके से करते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कमेंट माना जाता है वो माना जाता है किताब किसकी, वीडी सावरकर की। तो वीडी सावरकर कई लोग सोचते हैं कि सेल्यूलर जेल की वजह से प्रसिद्ध हैं। वीडी सावरकर अभी बाद में जाके प्रसिद्ध हुए हैं, मित्र मेला और अभिनव भारत और ये, और महाराष्ट्र के नेता हैं। दरअसल वो अखिल भारतीय नेता हो गए थे लगभग उस समय में, खास पर क्रांतिकारियों के दिमाग में, क्रांतिकारियों के दिमाग में हुए थे वो, क्योंकि बाकी लोग तो अभी कांग्रेस काफ़ी समय तक तो मॉडरेट्स ही रहेंगे, नरमपंथी कांग्रेस है, तो ज़्यादातर तो नरमपंथी थे, ठीक है। तो अभी मैं अगला एक्ट आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा कांग्रेस की स्थापना का बैकग्राउंड आज कर देते हैं। तो कल हम कांग्रेस की स्थापना करेंगे और उसके बाद फिर हाँ हाँ नहीं, प्रभाव हाँ लॉन्ग टर्म भी कह सकते हो, लेकिन परिणाम का मतलब है कि वो हो चुका है, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है। जैसे आपने दवाई खाई ना, तो आपको बुखार आया, ठीक है ना, बुखार का प्रभाव जो पड़ा है वो है कि आप चल फिर नहीं सकते थे, और ये प्रभाव है। परिणाम ये है कि आपको बुखार आ गया और आप अशक्त हुए, कमजोर हुए, ये परिणाम हुआ सीधा, ठीक है। और वो जो आप लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं वो भी ठीक है प्रभाव, लेकिन प्रभाव जो है वो उसका केवल परिणाम के इसको कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जब वर्ड हम यूज करते हैं परिणाम के लिए या आगे, तो परिणाम जब लगातार चलते हैं, परिणामों को ही खींच करके जब आप लगातार लंबे समय तक उसका वो देखते हैं और उसकी वजह से जो परिवर्तन आते हैं वो प्रभाव है। परिणाम सही है, परिणाम जो है वो तात्कालिक चेंज है, सडन जो चेंज आता है वो परिणाम है, और जो लंबे समय तक परिवर्तन आते रहते हैं वो प्रभाव है। अब आ रहा समय इसमें 1857 क्रांति में परिणाम लिखिए, जैसे सैनिकों के अनुपात में परिवर्तन, हाँ ये सब 1858 का अधिनियम, विक्टोरिया की घोषणा, कंपनी शासन का अंत, ये सब परिणाम हो गया। हाँ, कंपनी शासन के अंत होने से क्या हुआ, ये प्रभाव है, ठीक है, ये प्रभाव है, ठीक है। सेना के लोगों में अनुपात बदलने से क्या हुआ, ये प्रभाव है। फिर भारत में जो हस्तक्षेप कर रहे थे वो हस्तक्षेप अब नहीं किया उन्होंने धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में, तो वो प्रभाव हो गया, ठीक है। आ गया ना समझ में? हाँ, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा भूमिका हम लोग देखें। सशस्त्र क्रांति को भी दो भागों में बांटा गया है, आर्म्ड रिबेलियन को। आर्म्ड रिबेलियन का जो पहला एग्जाम्पल है वो वासुदेव बलवंत फड़के है, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट वासुदेव बलवंत फड़के पे लिखिएगा, ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के। तो ये पहले आर्म्ड रिबेलियन वाले थे, पहले सशस्त्र विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी थे। और रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, दो भागों में बांट लीजिएगा। पहली क्रांति 1868 के आसपास ही हो गया, वासुदेव बलवंत फड़के, और दूसरा बंगाल विभाजन के आसपास है 1905। उसका कारण बंगाल विभाजन है। तो हम सशस्त्र क्रांति के दो उदाहरण देखेंगे। सशस्त्र क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी तो हमारे यहाँ यूं देखा जाए तो जो भी विरोध कर रहा था वो क्रांतिकारी था, लेकिन सशस्त्र क्रांतिकारी हथियार के साथ में हिंसा करने में जो संकोच नहीं करते हों, ऐसे क्रांतिकारी, इनके दो चरण हैं। एक दूसरा जो यहाँ बात करने लायक है, दो तीन विवाद हैं जिनको हमको देखना है। पहला शॉर्ट नोट आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के आने से
लॉर्ड लीटन जो था वो थोड़ा सा दमनकारी आदमी था, सप्रेसिव पॉलिसी थी उसकी। तो दमनकारी नीतियां उसकी ये थी कि एक तो उसने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छपते हैं, पैम्पलेट छपते हैं, उनको सेंसरशिप करानी पड़ेगी। आपको सबसे पहले तो इंग्लिश में छापना पड़ेगा, क्योंकि आप बंगाली में कुछ भी छाप देते हो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लीटन 1878। और इसीलिए यहाँ अमृत बाजार पत्रिका और वो सब चर्चा में आएगा कि रातों रात फिर वो अंग्रेजी में छपने लगी थी, क्योंकि वो बंगाली में छपती थी। तो पूरे भारत में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस इस पे प्रतिबंध लगाया। दूसरा इम्पॉर्टेंट है आर्म्स एक्ट। तो जो शस्त्र थे, पहले वो लाइसेंस मिलते थे और इंडियंस भी शस्त्र रख सकते थे, बाद में वो सब जमा कराने पड़े, बोले नहीं। तो एक ये एक्ट। तीसरा एक विवाद है इल्बर्ट बिल केस, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये है कि जब रिपन आया, लॉर्ड रिपन, उसको दयालु रिपन कहा जाता था, काइंड रिपन कहा जाता था, वो लिटन का उल्टा था। उसने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी खत्म किया, आर्म्स एक्ट भी खत्म किया, उसने मतलब बहुत सारे ऐसे काम किए जो भारतीयों के फेवर में थे। तो लॉर्ड डफरिन से पहले एक और भारत का वेलविशर है, तो लॉर्ड डफरिन को भी अच्छा माना जाता है, लेकिन डफरिन से पहले जो अच्छा माना जाता है वो है रिपन। और रिपन ने 82-83 के आसपास, 1882-83 के आसपास वही पहली जनगणना बाद में कंटिन्यू कराना, और वो सब मेयो के बाद में, है ना, मेयो ने 71 में किया था, फिर ये तो रेगुलर जनगणना कराना, ये सब। तो रिपन जो था उसने इल्बर्ट बिल पेश करवाया ब्रिटेन की संसद में। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य ये था कि जो भारतीय जज हैं वो मुकदमा सुन सकेंगे यूरोपियंस का भी, गोरे लोगों का भी, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध था एक तरह का कि भारतीय जज यूरोपियंस को ट्रायल नहीं कर सकते। अब वो दे ऑल्सो ट्राइड यूरोपियंस ऑल्सो, क्योंकि इंडियन जज, अब उनको कतई नहीं था कि विक्टिम जो वहाँ पर विटनेस बॉक्स है, या जो आपने जिसको आरोपी बनाया, एक्यूज बनाया है, वो वहाँ बॉक्स में खड़ा है, और इधर जज जो है वो काला आदमी है, इंडियन है, और यूरोपियन वहाँ खड़ा है और उसको वो सज़ा सुनाएगा। तो वो कभी सहन नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी गोरे लोगों ने एक तरह से संसद में हंगामा कर दिया, भयंकर हंगामा हुआ वहाँ की पार्लियामेंट में। बहुत लोग चिल्लाए कि ये क्या, अब क्या काले लोग हमारा फैसला भी करेंगे, मतलब अब वो जज भी बनेंगे। और सरकार को दबाव में वो बिल वापस लेना पड़ा, वो एक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, हालांकि कुछ संशोधनों के बाद में हुआ, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो रिपन ये नहीं कर पाया, तो इसको बोलेंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले 1854 का वुड्स डिस्पैच मैंने बताया था, एजुकेशनल डेवलपमेंट। पिछला आप लेक्चर सुन लीजिएगा, जो लोग नहीं आए थे वो पिछला लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने पिछले दोनों लेक्चर में भूमिका में दे रखा है। तो वुड्स डिस्पैच और वो सब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था, है ना। चार्ल्स वुड ने जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं उसको, वुड्स डिस्पैच को, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। और ये सब होता है। इन सब डेवलपमेंट के बीच में लॉर्ड डफरिन का एक सहयोगी है, प्रशासनिक अधिकारी है, एओ ह्यूम। वो कांग्रेस की स्थापना की बात करता है। एक तरह से कांग्रेस एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित करता है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो होगी ही, लेकिन अंग्रेजों के सहयोग से चलेगी, और अंग्रेजों के सहयोग से उनके मार्गदर्शन में, गाइडेंस में चलेगी। तो अंग्रेजों को पता लगता रहेगा कि भारतीय क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग 3 तरह की थ्योरीज आती हैं उसमें, एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, और ऐसी थ्योरीज आती है। उसमें जो सेफ्टी वाल्व की थ्योरी है, लाला लाजपत राय बोलते हैं कि ऐसे लोग, जो गोपाल कृष्ण गोखले भी मानते हैं, ये सब मानते हैं कि ये अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल के रूप में एक तरह से इसको बनाया था। तो आप पढ़िएगा विपिन चंद्रा में, बाकी और आर्टिकल पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिएगा। विपिन चंद्रा लगभग कम्युनिस्ट राइटर हैं, तो काफ़ी कुछ वो एंटी हिंदू लिखते हैं, यानी एंटी इंडियन तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन एंटी हिंदू तो हैं। कम्युनिस्ट लोग एंटी हिंदू तो लिखते हैं, जैसा भी है।
लेकिन अब उनको एंटी इंडियन कहना, तो उनको कहा जाता है कि ये एंटी इंडियन है, उन्हीं को अर्बन नक्सल माना जाता है अभी आजकल जो चर्चा होती है उसमें। लेकिन बिपिन चंद्रा हम तो पढ़ते थे, हमारे टाइम पे तो था वो, क्योंकि उसके सिवा कोई और सोर्स था नहीं। आजकल जो है उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बिपिन चंद्रा और उर्मिला थापर, इन सबको पढ़ना मतलब क्राइम जैसा ही है, ठीक है। आज के ज़माने में देशद्रोह जैसा माहौल बन गया है। तो अभी इन दिनों में आप उतना खुला दिमाग आप शायद अब नहीं रख पाएंगे जितना पहले रख लेते थे, ठीक है। तो बिपिन चंद्रा ने लिखा है, अच्छा उपन्यास जैसा लिखा है, भारत का स्वतंत्र संघर्ष, पढ़ भी सकते हैं हिम्मत हो तो। अगर उसके बहाव में इमोशंस में नहीं बहें तो, इमोशंस में बह गए तो फिर आप अभी की सरकार को गाली देने लग जाएंगे ठीक है। तो वो नहीं करना है, गाली नहीं देना है, केवल ज्ञान के लिए पढ़ना है। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे, ठीक है। उसमें कांग्रेस की स्थापना का सच और कांग्रेस की स्थापना का मिथक 50 पेज दिए हैं, केवल कांग्रेस की स्थापना के ऊपर 50 पेज हैं। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक है, ठीक है, पढ़ने लायक है, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये, अब इस बार का आपका होमवर्क है कि कांग्रेस की स्थापना तो हो गई 1885 में, वो हम पढ़ेंगे कि उसकी स्थापना कैसे हुई और क्या, और आगे के अधिवेशन और वो सब। लेकिन पढ़ने लायक ये चीज़ है कि क्या कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कोई संस्थाएं नहीं थी अखिल भारतीय लेवल की? तो अखिल भारतीय लेवल की तो नहीं थी, ऑल इंडिया लेवल की संस्थाएं तो नहीं थी, लेकिन छुटपुट संस्थाएं काम कर रही थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, ऐसी कई सारी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन था। तो महाराष्ट्र में थी, मद्रास में थी, मुंबई में थी, कोलकाता में थी, ज़्यादातर संस्थाएं बंगाल में थी। इसलिए बंगाल को ही हमको पहले अध्यक्ष भी मिले कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। तो आपको इस बार का होमवर्क ये है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली के लोग थे, एक तरह से पूरी तरह से उन्हीं का कब्जा था, तो ज़मींदारों की और इन सब की ये थी। तो ये आप होमवर्क के तौर पे करिए। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम, कल जो क्लास होगी उसमें फिर कांग्रेस की स्थापना और उनका सेशंस की बात करेंगे। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की